नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। समस्तीपुर में एक निलंबित एएसआई यानी जमादार सरोज सिंह के घर पर जब पुलिस और एसटीएफ ने दबिश दी तो चौंकाने वाले सामान मिले हैं उसके घर से। इंसास, एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है, AK-47 की भी तस्वीरें छपी है, कार्बाइन आदि आदि। बड़ी मात्रा में कैश, जमीन के कागजात और बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो अखबारों में छपा है। ये सब आप जानते हैं। मैं इस घटना और इस घटना के व्यापक परिणाम की विवेचना आपके सामने करता हूं। क्या ये अकेला सरोज सिंह है? क्या पुलिस में या सरकारी सिस्टम में कुछ और सरोज सिंह है? ये सरोज सिंह जैसे लोग पैदा क्यों होते हैं? कहां से सह मिलता है, कहां से ताकत मिलती है? मीडिया में जो सवाल तैर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन तैर रहे हैं, उसके हिसाब से ये सिपाही की नौकरी में भर्ती हुआ संभवतः 2008 या 9 में। उसके बाद सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ये हवलदार बना होगा, एएसआई बना। इसके नाम कई हत्या के प्रयास में भी आ रहे हैं। राघोपुर में एक बड़ा वेटरन क्रिमिनल हुआ करता था, बैजनाथी सिंह। उसकी गैंग वार में हत्या हुई। वो भी पुलिस का जवान था, वहां से भाग गया था या डिसमिस हो गया था। मैं आपको बताता हूं अपने नौकरी के अनुभव के बारे में। मैंने नौकरी की शुरुआत हजारीबाग से की थी। कुछ साल मैं जमशेदपुर में रहा, चाईबासा वगैरह में भी रहा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के कारण पुलिस के क्रियाकलाप, कार्य करने की पद्धति और पुलिस लाइन में जो वर्किंग पैटर्न है उसको देखने और समझने का मौका मिला। जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पुलिस की जो कार्यशैली थी, खास करके निचले स्तर पर पुलिस लाइन में सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक, वो इतना सिंडिकेट टाइप था कि जमशेदपुर में जो लोग पोस्टेड हो जाते थे पुलिस के कर्मी, वो उस जमाने में 90 के दशक की बात करें, माला माल हो जाते। लोहा बेचवाना, स्क्रैप बेचवाना वगैरह वगैरह। और ये ओपन सीक्रेट रहता, तो सब लोग जानता था कि पुलिस लाइन में बेसिकली अपराधी अपराध करके छिपते हैं। उनकी शरण स्थली एक तरफ से बन गई थी। एक अखिलेश सिंह करके बहुत बड़ा क्रिमिनल हुआ, संभवतः अभी जेल में बंद है या मारा गया, नहीं कह सकते हैं। उसने जेलर की हत्या कर दी थी। वो पुलिस कर्मी का ही बेटा था। देखिए ये पूरा खेल कैसे हो रहा है। इतनी बड़ी घटना है, इतना बड़ा न्यूज है। सरकार का होश उड़ जाना चाहिए, लेकिन होश तो उसी का उड़ेगा जिसको होश है। जिस सरकार के मुखिया विगत 3-4 साल से होश में ही नहीं हो, बेसुध हो, उसके लिए होश क्या उड़ेगा। इसलिए सब लोग अपनी निद्रा में सोया हुआ है। छिटपुट ऐसे एक्टिविटीज होगी, कुछ रेड होगा, कुछ छोटी मोटी कार्रवाई होगी और वो सब कारपेट के नीचे दब जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, 2-4-5 दिन मीडिया में खबर चलेगी, कहानी खत्म। ऐसा तो है नहीं कि सरोज सिंह अपने 13-14 साल, 12 साल जो भी इसका कार्यकाल रहा, अचानक बन गया होगा। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई सीमा पार में एक्टिविटी कर रहा था, कोई लश्कर तोयबा का जैसे मोहम्मद का मेंबर था कि इसकी सूचना रॉ को नहीं मिल पा रही। ये तो जग जाहिर होगा, जहां जहां ये पोस्टेड रहा है, जहानाबाद में, समस्तीपुर और जगहों में रहा होगा, ये तो जग जाहिर रहता, सब लोग जानता। आपको पहले एक आध और घटना बता के उस पर हम बताते हैं कि ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे करता है। इसको ध्यान से देखिएगा मेरे पूरे वीडियो को। ये मैं अपने 33-34 साल के लंबे अनुभव के
आधार पर बता रहा हूं और जो मेरा अपने स्रोत हैं पुलिस और प्रशासन में, उसके आधार पर बता रहा हूं। पटना में एक आईपीएस अफसर की पोस्टिंग होती है, उसका नाम था आलोक कुमार। वो जम्मू कश्मीर काडर का आईपीएस था। वो यहाँ पर एसएसपी बना, नालंदा जिला का ही रहने वाला था। स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी का कृपा बरस रहा होगा निर्मल बाबा की तरह। यहाँ रहा, अच्छा खासा दिन रहा। कई कंट्रोवर्सी सामने में आए और ये बात प्रेस और मीडिया में, पुलिस महकमों में भी, प्रशासनिक सरकारी सचिवालय के गलियारों में भी बात आती थी कि आलोक कुमार जो है पटना में लैंड ग्रैबिंग के पूरे सिंडिकेट में इन्वॉल्व है। ऑफकोर्स मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो तैर रहे थे बाद में वो छपरा गया तो वो उसकी पुष्टि भी हो गई एक तरह से। तो यहाँ पर उसका एक सिंडिकेट चल रहा था। वैसे थानों में जहाँ पर ज़मीनें ज़्यादा बिक रही, राजीव नगर हो गया या फिर इधर सगुना मोड़ और बिहटा वगैरह में जो लैंड का एक्सपेंशन हो रहा था, आईआईटी बन रहे थे, लैंड एक्वायर हो रहा था, एम्स बन रहा, फुलवारी शरीफ वगैरह के इलाके में, तो वहाँ के थानेदार, भूमाफिया, जमीन के दलाल आदि का पूरा सिंडिकेट इसके संपर्क में रहता था। और ये अधिकारी उस दरमियान खूब नोक छापा, भरपूर पैसा कमाया, सबको ही जानता था, लेकिन किसी ने उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं किया। अब आप सोच लीजिए, जिस जिले का एसएसपी इन कामों में मसरूफ रहा हो, मुलव्विस रहा हो, शामिल रहा हो, तो उसके नीचे के नेटवर्क, उसके नीचे के हायरार्की की क्या स्थिति हो। मान लो उसकी प्रोन्नति हो गई और वो सारण में डीआईजी हो गया। ये घटना शायद आपको याद हो। बिहार के चर्चित आईपीएस, वन ऑफ द बेस्ट आईपीएस ऑफिसर, ईमानदार और बहुत ही अपने इनोवेटिव आइडियाज और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नए टेक्निक को लाने के लिए बहुत प्रख्यात रहे, बहुत नामी पुलिस अफसर अभयानंद जी उस वक्त डीजीपी थे। उनको सूचना मिली कि आलोक कुमार छपरा में कुछ लोगों से रंगदारी मांग रहा है और पुलिस के अधिकारियों को भी इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं। उसका फ़ोन सर्वेलेंस में गया। उसके फ़ोन के टैपिंग से पता चला कि उस वक्त एक शायद शराब का व्यापारी था, टुन्ना पांडे, जो बाद में एमएलसी भी बन गया। उससे उसने रंगदारी मांगे थे। कहीं 25 लाख आ रहा, कहीं 50 लाख आ रहा, जो भी हो। इस बात की पुष्टि हुई और ये पूरा न्यूज़ में छपा। संभवतः एफआईआर भी हुआ, जहाँ तक मुझको स्मरण है। लेकिन उसके बाद न तो उसकी गिरफ्तारी हुई, न उस पर विभागीय कार्यवाही चली। दंड के नाम पर सिर्फ उसको यहाँ से रिपैट्रिएट करके जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। अब आप सोच के देखिए कि वो कौन से ऐसे तत्व थे जिसने आलोक कुमार को बचाया होगा। तो भागलपुर, गया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय आदि जगहों पर जब आप जाइएगा तो आपको चौक चौराहे पर खबर मिल जाएगी कि यहाँ का एसपी, यहाँ का थानेदार और कैसे पूरा सिंडिकेट काम करता है बालू और गिट्टी के माफियागिरी में। लखीसराय में एक इंस्पेक्टर हुआ करता था, मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा। उस इंस्पेक्टर का करीब करीब 50-60 लोग बताता है कि 100 के आसपास ट्रक था और वो ट्रक उसका जमुई और लखीसराय के बालू के घाट से चलता था। रात में नो एंट्री खुलती थी लखीसराय शहर का, क्योंकि शहर बड़ा कंजस्टेड है, तो खैर बाईपास बन गया। तो रात में नो एंट्री संभवतः 10 बजे खुलता था और 10 बजे से उसका जो ट्रक है वो बेधड़क निकलता था, क्योंकि वो शहर का ही थानेदार था, कोतवाल था। तो जो कोतवाल ही है तो भाई कि कौन पकड़ेगा, और उसकी बंधी बंधाई रकम एसपी को जाती थी, सब लोग जानता था। एक अंदाज के मुताबिक करीब करीब 200 से 250 ट्रक रात में पार होता था और ओपनली
लखीसराय के जमुई चौक बोलता है, वहां पर ट्रक से वसूली होती थी ओपनली। और कहा जाता है कि एक एक रात में 10 लाख 20 लाख रुपए की वसूली होती थी। और एसपी से लेके डीआईजी भी, उस समय एक बड़े खूंखार डीआईजी थे, बाद में वो एसपी भी रहे थे लखीसराय में, डीआईजी से रिटायर किए, उस सबको पैसा जाता था। एवरीबॉडी न्यू, सब लोग जाता था। किसी को उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई, न विजिलेंस को, न इकोनॉमिक ऑफेंस। आप चले जाइए तिरपैती और कहूलाम, आप पाइएगा कि वहां झारखंड का सीमावर्ती इलाका है, वो ललमटिया और पाकुर वगैरह से गिट्टी बालू कोयला वगैरह आता है। तो वो पीरपैंती कहलगांव होते हुए फिर वो भागलपुर से और फिर पार करता है और उधर जाता है। लोग बताते हैं कि पीरपैंती, भागलपुर और उसमें जितने थाने पड़ते हैं, इनफैक्ट मजेदार बात है, कुछ लोगों ने बताया कि वहां का लोकल एमपी और एमएलए सबको पैसा मिलता है, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। वही स्थिति जमुई की है, और ऐसे न जाने सासाराम, सब जगह वही हाल है। जब से सरकार ने शराबबंदी की, आप जो बॉर्डरिंग इलाका है उसके थानेदार की कमाई, पप्पू यादव तो कई बार सरेआम इस पर आरोप भी लगाए, लेकिन ये समस्या इतना बड़ा हो गया है, इतना व्यापक हो गया, और इसमें इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। किसी को हिम्मत नहीं है। एक तो कोई कोशिश करेगा तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, पैसा का बहुत बड़ा खेल है, और अगर वो बहुत ईमानदार रहा तो या तो साइड हो जाएगा, नहीं तो उसको तो चढ़ा दे, उसको खत्म कर दे। हम लोग पहले सुनते थे कि मुंबई वगैरह में इस तरह का ऑपरेशन होता था, जहां पुलिस के अधिकारी मिल करके फेक इनकाउंटर करते थे, बिल्डर से, माफिया से, डॉन से साठगांठ होती थी और पैसा कमाते थे। लेकिन वो सब विगत 15-20 वर्ष में बिहार में होना शुरू हो गया है। एकदम सिंडिकेट चल रहा है, जहां माफिया, क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट, स्पेशली पुलिसकर्मी, क्योंकि पुलिस का सीधा रोल, ये जो क्वाड्रेंगल हो गया है, चतुर्कोण हो गया है, इस सिंडिकेट ने इस पूरे व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। अब आइए सरोज सिंह की बात बताते हैं आपको। तो मैं बता रहा था कि शराबबंदी के बाद जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, यूपी से लगता बॉर्डर, नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर, झारखंड से लगता हुआ बॉर्डर, यूपी से लगता हुआ बॉर्डर के थानेदार की कमाई आप सुन करके आपका होश फावता हो जाएगा। हम विगत दिनों अररिया और किशनगंज आदि जगहों पर गए थे, कुछ बॉर्डरिंग इलाका अपने घूमने के लिए गए। पूरा जो मॉडस ऑपरेंडाई हम देखे, यह राज तो भगवान भरोसे चल रहा है। मतलब नेपाल से जो चाहिए आप लेके चले आ सकते हैं। एक जमाने में कहा जाता था कि एसएसबी बड़ा लगाया गया, स्मगलिंग बंद हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार आज के तारीख में एसएसबी इज द मोस्ट कॉन्टामिनेटेड पुलिस फोर्स। बहरहाल हम अभी सीमित रखेंगे सरोज सिंह के इस घटना पर। देखिए हो क्या रहा है। कहता है कि जिस वृक्ष का सीड ही कॉन्टामिनेटेड हो, जहरीला हो, तो उस पर उगा हुआ वृक्ष कभी फल नहीं दे सकता, वो जहर ही देगा। विगत 15-20 वर्षों से सिपाही भर्ती से लेकर के दरोगा भर्ती तक में जो नंगा नाच हुआ वो सबके सामने है। कुछ के क्वेश्चन लीक के मामले प्रकाश में आए, लेकिन कुछ नहीं भी आए, इनफैक्ट ज्यादा नहीं ही आया, और ये अनवरत प्रक्रिया चलती रही। सिपाही वैसे तो सभी नियुक्ति का वही हाल है, लेकिन मैं पुलिस को इसलिए बता रहा हूं कि इसका इफेक्ट जनमानस पर, समाज पर, अपराध कानून व्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो नियुक्ति में कैसे खेल होता है? पहला, जाति, पर्टिकुलर जात के आप होने चाहिए, उसको प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, पैसा। तीसरा, राजनीतिक पैरवी। और चौथा, उस सिंडिकेट का मेंबर होना।
ये चारों चीज चाहिए। उसमें कुछ मिसिंग रहेगा तो नहीं, ऐसा नहीं आप सोचे कि कुछ जात पर्टिकुलर जात का तो उसको पैसा नहीं लगेगा। इसने सिपाही भर्ती से लेकर दरोगा की भर्ती तक पूरे प्रक्रिया को दूषित कर दिया। और इसमें जिस तरह का मेथड अपनाया गया नियुक्ति में, इसी तरह का एलिमेंट घुसना शुरू हुआ। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि एक रंजीत रजक डीएसपी, वो कैसे फर्जी तरीके से खुद बहाल हुआ, क्वेश्चन गायब करा करके अपने परिवार के कई एक सदस्यों को बहाल कर दिया। तो वो एक घटना तो है नहीं, वैसी घटनाएं तो बड़ी भरी हुई। तो अगर आप बिहार के जिलों के पुलिस लाइन में जाकर के अंदर से देखिएगा तो वहां पर बिल्कुल बाइफरकेशन आपको मिल जाएगा। जो पुलिसकर्मी संवेदनशील हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कार्य में संजीदगी से लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो बेचारी की बड़ी दुर्गति है। उसको लगातार ड्यूटी पड़ेगा, परेशान रहेगा। लेकिन हर पुलिस लाइन में 5-10 ऐसा आपको सरोज सिंह टाइप आदमी मिल जाएगा। तो पुलिस लाइन का जो प्रभारी मेजर और सार्जेंट मेजर या डीएसपी वगैरह है, या इवन एसपी भी है, तो पहले तो उसके साथ मिल करके वो काम करेगा। दूसरा, धीरे धीरे जब ऐसे लोगों की ताकत बढ़ेगी तो उसके साथ डरना भी शुरू हो जाता है और एक हॉबनॉबिंग हो जाता है और वो सिंडिकेट कायम हो जाता है। अब पुलिस लाइन तो सेफेस्ट प्लेस है। अरे भाई, पुलिस तो कहीं रेड करेगी, लेकिन पुलिस लाइन में रेड हो जाएगा किसी की हाई तो बहुत मुश्किल वाला बात। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ पुलिस लाइन जिलों में ऐसे लोगों के चलते अपराध का एक शरण स्थली बन गया, जहां अपराधी शरण ले लेते हैं, यहाँ हथियार छिपा देते हैं। और मैंने बताया कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर पुलिसकर्मी, ज्यादातर सिपाही हवलदार, वो बेचारे तटस्थ रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं और ईमानदारी से देश और समाज की सेवा में, कानून व्यवस्था के संधारण में लगे रहते हैं। लेकिन वो सब तटस्थ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ऐसा जो 2-4-5% है, उससे सब लोग खौफ खाता है। मुझको तो कई एक सिपाहियों ने बताया कि सर, उन लोगों से कौन उलझने जाएगा, किसको हम कंप्लेन करेंगे। अगर सार्जेंट मेजर को कंप्लेन करेंगे तुरंत उसको मालूम हो जाएगा कल हो सकता है हम ही मारे जाएं, या हमको इतना ड्यूटी लगाएगा, ऐसा परेशान करेगा कि हम लोग तबाह हो जाएंगे। डीएसपी को कहेंगे तो या तो वो भय से, या वो भी पैसा खाए हुआ सिंडिकेट का वो भी मेंबर है तो नहीं हो। एसपी एसएसपी के पास सिपाही के मिलने की बेचारे की औकात नहीं। और अगर किसी तरह से मिल के कह भी दिया तो ये डर इस बात का बना हुआ है कि अगर वो एसएसपी भी मिला हो तब क्या होगा। तो इसने धीरे 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 पूरे राज्य में पुलिस लाइन को शरण स्थली के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और हथियारों को छुपाने का एक अड्डा बना दिया है। अब जिसको कार्रवाई करनी है, अगर वही इस कामों में मसरूफ हो जाए, शामिल हो जाए, तो कौन क्या कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और इस न्यूज को देख करके बहुत चौंकिए नहीं, और ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम बिहार सरकार उठा लेगी। कुछ नहीं होगा। 4-5 गिरफ्तारियां होंगी, कुछ केस मुकदमा होगा, 5-10 दिन मीडिया में खबर छपेगी, धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाएगा और ये सब सिलसिला अनवरत जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए यहाँ, और कुछ नहीं, पटना में विगत 10 साल में 10-15 थाने को उठा लीजिए और वहां पर पदस्थापित थानेदार के प्रॉपर्टी की खाली जांच कर लीजिए आप। शराबबंदी जब से लागू हुआ है तब से सीमावर्ती बॉर्डरिंग इलाके, जिसका नाम मैंने बताया, यूपी, बंगाल, झारखंड आदि से लगा हुआ इलाका जो है नेपाल से, वहां जो लोग पदस्थापित है थानेदार, उसके संपत्ति की जरा जांच करा लीजिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन कहता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, कौन करेगा। तो इस तरह से पूरा बिहार का तंत्र आज की तारीख में मृत्यु सैया की ओर बहुत तेजी से, बहुत
फास्ट स्पीड से अग्रसर हो रहा है और राज्य का लाचार मुख्यमंत्री, बेसुध पड़ा हुआ पूरा शासन तंत्र 14 करोड़ जनता को भगवान के भरोसे छोड़कर चैन की नींद सो रहा है। देखें आगे होता है क्या। फिलहाल इंतजार करने के अलावा हमारे और आपके पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए हमको इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।